आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एक्सपर्ट में। आपको बता दें कि हम कक्षा 10वीं के रसायन शास्त्र विषय को पढ़ रहे हैं, यानी विज्ञान विषय को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री के 3 चैप्टर को क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर चुका है। और हम लोग आपको बता दें कि इसके जो चैप्टर चल रहा है कार्बन तथा उसके यौगिक, इस चैप्टर के 6 पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज का जो क्लास होने वाला है पार्ट 7 क्लास होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर जो था थोड़ा लॉन्ग लेंदी चैप्टर था। आज के इस वीडियो में यानी आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आइए हम अपने क्लास पे आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं समजातीय श्रेणी। आप देख सकते हैं यहाँ समजातीय श्रेणी, ये एग्जाम में 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितना इसको वीवीआई बोल लो उतना कम है, यानी कि ये 2 नंबर के लिए एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और इस बार भी हो सके पूछ देगा। यानी कि इसका नॉर्मल परिभाषा आपको लिख देना है कि कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन को प्रक्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जाता है समजातीय श्रेणी कहलाता है। यानी कि अगर किसी हाइड्रोजन को, देखो यहाँ जैसे कि हम लोग एक कार्बन ले लेते हैं, मान लीजिए कि मीथेन का उदाहरण हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को अगर हटा के कोई और दूसरा आ जाए तो इस प्रकार का जो श्रृंखला बनेगा, इसी प्रकार को हम लोग क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण जो है, हम इसका उदाहरण दे सकते हैं एल्केन, ठीक है। अगर जैसे में उदाहरण पूछ ले या जैसे पूछ ले तो इसका हम लोग एल्केन और एल्कीन उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। एल्केन एल्कीन या इथेन मीथेन भी हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, कोई इसमें बड़ी इशू नहीं है, ठीक है। ये 2 नंबर के लिए समझिए कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया ही जाता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से एकदम याद रखिए और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिए। कार्बन, ये देखिए परिभाषा में एक बार और पढ़ देता हूँ। कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन को प्रक्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जाता है समजातीय श्रेणी कहलाता है, ठीक है। अगला हमारा है उत्प्रेरक। क्या है उत्प्रेरक? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। बोल रहा है उत्प्रेरक कि वह पदार्थ जिनके कारण रासायनिक अभिक्रिया भिन्न भिन्न दर से आगे बढ़ती है, ये पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। प्रभावित यहाँ लिख लीजिएगा कि नहीं करते हैं, ठीक है। प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक, यहाँ जोड़ लीजिएगा नहीं करते हैं। यानी कि वे पदार्थ जिनके कारण रासायनिक अभिक्रिया भिन्न भिन्न दर से आगे बढ़ती है, यानी कि समझ लीजिए कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। कोई रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए कि ए और बी दोनों मिलके कोई रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया जो है बहुत धीरे धीरे हो रहा है। अब इस अभिक्रिया को हम लोग तेजी से कराने के लिए मान लीजिए कि कोई उत्प्रेरक, समझ रहे हैं, कोई उत्प्रेरक यानी निकेल ले लेते हैं, ठीक है। निकेल एक प्रकार का उत्प्रेरक है, ठीक है, कैटलिस्ट है। तो निकेल को जब हम लोग ले लेंगे तो ये जो अभिक्रिया है ना, ये अभिक्रिया तेजी से होने लगेगा। क्या होने लगेगा? तेजी से होने लगेगा। और ये जो उत्प्रेरक होता है, यानी कि ये जो पदार्थ होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। ये केवल उसके रेट समझ रहे हो, दर, यानी कि जो दर होता है, रेट होता है, ये केवल रेट को बढ़ाता है, ठीक है। रन रेट को क्या करता है? बढ़ा देता है। यानी क्रिकेट में आप लोग देखिए होइएगा कि रन रेट कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी रन रेट क्या होता है? बढ़ता है कभी घटता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, उस रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना, वो किसका काम होता है? उत्प्रेरक का काम होता है, ठीक है। किसका काम होता है? उत्प्रेरक का। ये कभी कभी आपसे 2 नंबर के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया का दर को बढ़ाते हैं निम्नलिखित में कौन है या किसे कहा जाता है, तो उसे उत्प्रेरक कहा जाता है, ठीक है। या हो सके उत्प्रेरक के जगह आपको कोई उदाहरण देके निकेल ही पूछ दे, ठीक है। वहां भी आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के टिक लगा सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए ये हमारा एथेनॉल, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं एथेनॉल के बारे में। ये जो है एल्कोहल ग्रुप का है, ठीक है, एल्कोहल ग्रुप का है। एथेनॉल का इसका गलनांक ऑब्जेक्टिव के लिए, ये सब जो पॉइंट जो है ना, इतना पॉइंट, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एथेनॉल का जो गलनांक होता है, गलनांक का मतलब क्या? मेल्टिंग पॉइंट, जिसको गलाया जा सके, ठीक है, जिसपे क्या किया जा सके? गलाया जा सके, मेल्टिंग पॉइंट। तो एथेनॉल का जो गलनांक होता है वह 156 केल्विन होता है, ठीक है। कितना होता है? 156 केल्विन। यानी कि इसको जब डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। जब डिग्री सेल्सियस में आप निकालिएगा तो ये क्या चीज में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो यानी कि एथेनॉल का जो गलनांक होता है, यानी कि गलाने का जो प्रक्रिया होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, वह 156 केल्विन होता है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए
एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है। तो एथेनॉल का क्वथनांक जो होता है 351 केल्विन होता है, 351 केल्विन होता है, ठीक है। तो यानी कि क्वथनांक का मतलब क्या होता है, जिसपे उबाला जा सके, है ना, उबाला जा सके, जो वाष्प के रूप में क्या हो जाए, ऊपर चला जाए, उसी को हम लोग क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है। तो क्वथनांक, एथेनॉल का क्वथनांक 351 केल्विन और एथेनॉल का गलनांक कितना हो जाएगा, 156 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि यह एक अच्छा विलायक है। क्या है ये, एथेनॉल जो है एक अच्छा विलायक। विलायक का मतलब क्या हो, जो जो घोला जा सके, ठीक है, जिसमें हम कुछ डालें तो घुल जाए। तो एथेनॉल एक अच्छा क्या है, विलायक है। इसलिए इसका आप लोग ये एथेनॉल विलायक के रूप में पढ़े होइएगा 9th क्लास में, आपको ध्यान में होगा, ठीक है। या ध्यान में नहीं होगा तो अभी मैं बता देता हूँ कि एथेनॉल जो है विलायक के रूप में लिया जाता है, ठीक है, किसी चीज को गलाने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, ठीक है, टिंचर आयोडीन, कॉफ सिरप, टॉनिक, कई सारे पेय पदार्थों में किया जाता है। यानी कई सारे जो पीने वाले पदार्थ होते हैं, टिंचर आयोडीन हो गया, कफ सिरप हो गया, टॉनिक हो गया। यानी कफ सिरप में आप लोग एक नॉर्मल कफ सिरप देखो, येगा कोरेक्स, कोरेक्स कफ सिरप देखो, येगा आप लोगों को मिलेगा एकदम मेडिकलों में, ठीक है। ये नॉर्मल सभी लोग पिए होंगे खांसी में, बचपन में जब खांसी उसी वगैरह हो जाता है तो नॉर्मल हम लोग कोरेक्स पी लिया करते थे। तो उन सभी में एथेनॉल का क्या होता है, मात्रा मिला हुआ रहता है, ठीक है। ये एक अच्छा विलायक है जो किसी भी चीज को क्या कर देता है, अपने में घोल लेता है, ठीक है। तो ये इसीलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक और कई सारे पेय पदार्थों में भी किया जाता है, ठीक है, इसका उपयोग। अब बोल रहा है कि इसे किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है, यानी कि कितना भी जल हो, ठीक है, जरूरी नहीं। मान लीजिए कभी हम लोगों ने एक ट्यूब में क्या किया, 5 लीटर जल में थोड़ा सा एथेनॉल घोर दिया। मान लीजिए कि ये 5 लीटर पानी में 5 ml एथेनॉल घोर दिया, ठीक है। और मान लीजिए कभी 1 लीटर ही पानी में 5 ml एथेनॉल घोर दिया। तो ये इसका कोई फिक्स अनुपात नहीं है, आप कितना भी अनुपात में जल में मिला सकते हैं एथेनॉल को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि बहुत सारे को क्या होता है कि अनुपात में होता है, यानी कि 3:2 होगा, यानी कि 3 पानी तो 2 एथेनॉल हो जाएगा। ये इसका कोई फिक्स अनुपात नहीं है, आप जितना पानी लीजिए, जितना एथेनॉल लीजिए वो घुल जाएगा, ठीक है। इसका कोई फिक्स अनुपात नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। हो सके ऑब्जेक्टिव में भी इस पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो एथेनॉल होता है किस अनुपात में जल में मिलाया जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किसी भी अनुपात में मिल जाएगा, ठीक है, एथेनॉल। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। आगे बोल रहा है कि शुद्ध एल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक हो सकती है। यानी कि अगर हम लोग शुद्ध एल्कोहल जो हो है, शुद्ध एल्कोहल अगर थोड़ा सा भी हम लोग ले ले तो हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। आप लोग देखिए, ये अगर गांव जवार में देसी शराब मिलता है तो देसी शराब में ज्यादातर एल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है। शुद्ध एल्कोहल तो नहीं होता, लेकिन एल्कोहल की मात्रा उसमें ज्यादा होती है, जिसके कारण देखिए ये कि कम उम्र में व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या कम उम्र में ही व्यक्ति की किडनी वगैरह जो मतलब जो भी होता है लीवर से संबंधित वो सब बीमारियां होने लगती है। शुद्ध जो देसी शराब जो पीते हैं, यानी गांव जवार में जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो उसमें एल्कोहल की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा कि शुद्ध एल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा आप लोग सेवन नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आप आई होप कि ये पांचों जो पॉइंट है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से जरूर लाइक कर दें, ठीक है। अब इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आपको बता दें कि हम केमिस्ट्री के लगभग चैप्टर को खत्म कर चुके हैं, और एक चैप्टर बचा हुआ है जो कि दो या 3 दिन में वो भी खत्म हम कर ही देंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करिए तब हम आगे बढ़ते हैं, लाइक कर ही दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ एथेनोइक अम्ल है, वहां हम लोग एथेनॉल देखे थे, यहाँ क्या है, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो एथेनोइक अम्ल का देखिए, एथेनोइक अम्ल का गलनांक जो है 290 केल्विन होता है, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। अभी हम लोगों ने आपको बताया है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिसपे गलाया जा सके, ठीक है। एथेनोइक अम्ल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 290 केल्विन होता है, ठीक है। इसका क्वथनांक कितना है जी, तो इसका क्वथनांक 391 केल्विन होता है। क्वथनांक का मतलब क्या, जिसपे उबाला जा सके। तो उबालने का प्रक्रिया जो होगा कितने पे होगा, 391 केल्विन पे एथेनोइक अम्ल को उबाला जा सके और वो वाष्प में बदल जाएगा, ठीक है। इसी को क्वथनांक बोलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। सिरका ध्यान में रखिएगा, यानी कि एसिटिक अम्ल के, इसी का नाम एसिटिक अम्ल है, ठीक है। इसी का नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को क्या कहा जाता है, सिरका। अब सिरका कहाँ यूज किया जाता है जी, तो आप लोग नॉर्मल चाउमीन खाते होंगे या अचार वगैरह खाते होंगे, जो रेडीमेड अचार आता है उसमें सिरका की मात्रा मिली रहती है, ठीक है। उसमें क्या होती है, सिरका की मात्रा मिली रहती है। हो सके आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर स्थापित करें या अंतर बताएं।
तो उन दोनों को मिला करके आप इसका क्या लिख सकते हैं, अंतर लिख सकते हैं एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के बारे में। ठीक है, यानी कि आप लोग आराम से दोनों को कॉपी में नोट डाउन कर ले, रिवीजन कर ले अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे है स्टरीकरण अभिक्रिया। देखिए स्टरीकरण अभिक्रिया कभी कभी सीधे सीधे अभिक्रिया 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है कि स्टरीकरण अभिक्रिया क्या है। तो देखिए स्टरीकरण अभिक्रिया यही है। ठीक है, ये क्या है, एथेनोइक अम्ल है। ठीक है, क्या है, एथेनोइक अम्ल। अब एथेनोइक अम्ल में हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, किससे, अभिक्रिया कराते हैं एथेनॉल से। ठीक, अब एथेनोइक अम्ल में एथेनॉल से जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारा क्या मिलेगा, स्टरीकरण अभिक्रिया मिलेगा, ये एस्टर मिल जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, एस्टर मिल जाता है। अब एस्टर का उपयोग कहाँ होता है, तो एस्टर का उपयोग जो होता है परफ्यूम वगैरह या खाने में जो हम लोग फ्लेवर डालते हैं, फ्लेवर समझ रहे हैं, आइसक्रीम वगैरह या हर चीज भोजन में फ्लेवर हम लोग खोजते हैं कि ये फ्लेवर है वो फ्लेवर है, तो उसमें एस्टर का उपयोग किया जाता है फ्लेवर बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि ध्यान रखिए ये एथेनोइक अम्ल में जब एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा एस्टर मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, एस्टर मिल जाएगा, और ये हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। हो सके ऑब्जेक्टिव में आपसे एक क्वेश्चन पूछ दे कि एथेनोइक अम्ल को जब एथेनॉल से अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अपने आगे पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ है साबुनीकरण अभिक्रिया, ये भी सीधे सीधे आपसे पूछ देगा कि साबुनीकरण अभिक्रिया का समीकरण लिखें, तो इसका समीकरण सीधे सीधे हो जाएगा, ये एस्टर वाला था, ये एस्टर को जब हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो ये हम लोगों का साबुन मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या मिल जाएगा, साबुन मिल जाएगा। वैसे साबुन की प्रक्रिया जो होती है बहुत अलग तरीके से होती है, वो हम आपको बताएंगे आगे के चैप्टरों में, लेकिन यहाँ ये साबुनीकरण अभिक्रिया जो है एक समीकरण आप लोग सीधे सीधे यानी कि दोनों समीकरण आपको याद रखना है। ये एस्टरीकरण अभिक्रिया का समीकरण जो है इसको याद रखना है, और ये साबुनीकरण अभिक्रिया का समीकरण जो है सीधे सीधे क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, एकदम जैसे तैसे आप याद कर लीजिए, एग्जाम में हो सके दोनों में से कोई एक आपसे पूछ ही दे। ठीक है, चलिए हम अपने आगे पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ साबुन और अपमार्जक में अंतर आ गया। ठीक है, ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साबुन और अपमार्जक में अंतर, यानी कि साबुन का मतलब सोप, अपमार्जक का मतलब डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट, अपमार्जक का मतलब क्या होता है, डिटर्जेंट होता है, और साबुन का मतलब सोप होता है। तो ये 5 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यानी कि ये देखिए 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, हम लोगों ने 7 उदाहरण को लिखा हुआ है। ठीक है, 7 उदाहरण को लिखा हुआ है, लेकिन आपको किसी 5 उदाहरण को ही क्या करना है, किसी 5 उदाहरण को ही आपको एग्जाम में लिखना है। यानी कि जो आसान हो वो लिख दीजिए। जैसे देख लीजिए साबुन क्या है, त्वचा के लिए हानिकारक है, तो यह जो त्वचा के लिए हानिकारक नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप लोग बोलिएगा सर साबुन त्वचा के लिए हानिकारक है तो हम लोग फेस वगैरह में कैसे लगाते हैं, तो वो साबुन एक अलग होता है, ये साबुन जो है एक अलग है। ये साबुन 2 प्रकार के होते हैं, एक हार्ड सॉप होता है और एक सॉफ्ट सॉप होता है। ठीक है, यानी कि एक हार्ड सॉप हो, एक सॉफ्ट सॉप होता है, हार्ड साबुन और सॉफ्ट साबुन। तो इन सब को आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा साबुन कैसा होता है, लेकिन अभी फिलहाल इतना ध्यान में रखिए, आपके 5 नंबर के लिए ये बहुत जरूरी है। देखिए जैसे ये जल में घुलने में समय लेते हैं, लेकिन यह जल में तीव्रता से यानी कि जल्दी से घुल जाता है। ठीक है, यानी कि ये देखिए ये COONA ग्रुप का है, तो ये SO3Na ग्रुप का। ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल इसी प्रकार इन सब में अंतर हम लोगों ने लिख के रखा है, आप लोग केवल इसको क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए ये ऊनी कपड़ों के साथ अधिक व्यवहारिक नहीं होते हैं, लेकिन ये ऊनी कपड़ों के साथ अधिक व्यवहारिक होते हैं, यानी कि ऊनी कपड़ों के साथ हम लोग अपमार्जक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन साबुन का उपयोग ना के माप बराबर करेंगे। ठीक है, यानी कि यही सब उदाहरण जो है आपको एग्जाम में लिख देना है हुबहू, जो आपको मन करे 7 में से 5, जो आपको मन करे 5 लिख दीजिए, आपको 5 नंबर कोई छूटने नहीं जा रहा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो है इस चैप्टर को हम लोग टाटा बाय बाय बोल देते हैं, यानी कि ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया। ठीक है, ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना, समाप्त हो गया। तो अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को देखते वक्त लाइक नहीं किया है, अगर तो लाइक कर ही दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।